شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريम। सूरह आल इमरान की आयत 7 और 8 तिलावत की गई हैं, जिनका तर्जुमा ये है, और अल्लाह ताला ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद करो, और उस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह ताला का हुक्म सुन लिया और कबूल किया, और अल्लाह ताला से डरो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता क़ाला क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वाजबत लकन नुबुव्वतु क़ाला व आदमु बैनर रूहि वल जसदी। सरकार मुझको अपनी पनाहें अता करो, सरकार मुझको अपनी पनाहें अता करो, अपने करम की मुझको निगाहें अता करो, अपने करम की मुझको निगाहें अता करो। दिल दो वो जिसमें इश्क मोहम्मद हो जागुज़ी, दिल दो वो जिसमें इश्क मोहम्मद हो जागुज़ी, जो तुमको देख ले वो निगाहें अता करो, जो तुमको देख ले वो निगाहें अता करो। कब तक
तक तुम्हारे हिज्र में तड़पेगा ये गुलाम, कब तक तुम्हारे हिज्र में तड़पेगा ये गुलाम। तुम तक पहुँच हो जिनकी वो राहें अता करो, तुम तक पहुँच हो जिनकी वो राहें अता करो। Ms. Shagupta Jamani. Not present. Jamani. Jamani लिखा गया है. चौधरी फकीर अहमद साहब. Not present. मुख्तरमा पोजिया बेहराम. Question number please. Question number 101. Answer be taken and the rest supplementary please. मैं ये जानती हूँ, बल्कि जो भी जानता है बरामदात के मुतालिक वो बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि टर्की में और जापान में हमारी बरामदात बहुत कम हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए हम इक़दामात तो कर रहे हैं, लेकिन इतने इक़दामात नहीं कर रहे जिनसे हम एक जी प्लीज. हम इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन इन इक़दामात में इजाफे की ज़रूरत है और मैं पूछना चाहूँगी कि टर्की में बरामदात इंतहाई कम है, इसकी क्या वजूहात हैं और हुकूमत इनके लिए क्या इक़दामात कर रही है? जी मैडम हालिया हमजा मलिक. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Speaker Saab, and thank you, Honorable Member. She has raised a very pertinent question. सर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो हुकूमत ने स्टार्ट किया और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से टर्की में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम हुए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमारी उनके साथ FTA की नेगोशिएशन थी जो पिछले 2 साल से बिल्कुल स्टॉल हुई थी। अब नाउ दे आर स्टार्टेड फ्रॉम दिस जनवरी 2020। उसके बाद हमारी जो टर्की के साथ बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो हाई लेवल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के अंडर आते हैं और इसमें हमारी हाई लेवल मतलब अगर टर्की किसी को भी अपने साथ इंगेज करता है तो वो थ्रू HLSCC के थ्रू करता है जो उनकी मोस्ट हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। इसकी जो 6th मीटिंग थी वो तैयब उर्दगान साहब उसके लिए यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उस मीटिंग के दौरान हमारे MOUs भी साइन हुए हैं, हमारे
हमारा जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी साइन हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हुई हैं और हमारा एक जिसे कह दें कि B2B मीटिंग्स हुई हैं और तकरीबन इन B2B मीटिंग्स में 40 साइड बाय साइड मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हमारे 40 टर्किश कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था और 450 B2B मीटिंग्स हुई हैं। सो जो ब्रेक थ्रू होना था, जो एक आइस ब्रेकिंग होनी थी, वो इन सारी चीज़ों के थ्रू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्लस हमारे आने के बाद जो हमने और चीज़ें की हैं, हमने इनके लेदर प्रोडक्ट्स के शोज़ में और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के शोज़ में भी बाकायदा एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। सो हमारी एक्टिवली वी जस्ट वांट कि हमारी टर्की के साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो। थैंक यू सर। जी फहीम खान सप्लीमेंट्री प्लीज। जी थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरी मोहतरमा कुलीग से सवाल ये है कि जिस तरह चाइना के साथ, मलेशिया के साथ और इंडोनेशिया के साथ हमारे FTA एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसी तरह टर्की और जापान और बाकी कितने मुल्कों के साथ हम ये FTA साइन करने जा रहे हैं और ये कब तक मुमकिन हो जाएगा? जी मैडम प्लीज। सर मैंने अभी ये बताया, मेहरबानी करें जो भी हाउस में आए वो मास्क पहन के आए, फिर मैं SOP के मुताबिक जो है ना उसको फिर वो करूँगा प्लीज। सर मैंने जिस तरह से पहले बताया है कि हमारे FTA की नेगोशिएशन इनके साथ बिल्कुल रुकी हुई थी टर्की के साथ, तो फर्स्ट टाइम ये नेगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट हुई हैं 16 to 17 जनवरी 2020। सो उसके बाद बेसिकली ये होता है कि एक जॉइंट स्कोपिंग स्टडी होती है, दैट्स राइट नाउ गोइंग ऑन। हमारे MOU साइन हो चुके हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस अरसे के दौरान। हमारे तकरीबन 40 टर्किश डेलीगेशन से हमें जो है विजिट किया है और जिसके अंदर हमारी 450 B2B मीटिंग्स हो चुकी हैं। सो हम इस चीज़ को एग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस पे और हम ज़रूर चाहते हैं कि हम उनके साथ FTA साइन करें। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सईद आगा रफीउल्लाह साहब। जी क्वेश्चन नंबर 106। आंसर बी टेकन एट सप्लीमेंट्री प्लीज। सर इसमें जवाब में ये बताया गया है कि हमारी जो तिजारत की पॉलिसी है वो हमेशा अच्छी रही है। तो अगर हमेशा अच्छी रही है और तमाम हुकूमतों का, तो ये मिनिस्टर साहिबा बता सकती हैं कि ये कौन कौन सी हुकूमतों के बारे में कह रही हैं, और अगर जिस तरीके से दरामदाद और बरामदाद में हमारा दरामदाद बढ़ी है या बरामदाद बढ़ी है। जी मैडम आलिया हमजा प्लीज। सर थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सर मैं इनको डेटा शेयर कर देती हूँ और मैं इस ऐवान के सामने ये रख देती हूँ कि किसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ऐवान खुद ही फैसला कर लेगा। सर जो डेटा हमारा फरवरी तक था, हमारा फरवरी तक ये डेटा था कि हमारा 3% हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रही थी और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 27% कम हो रहा था। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद जो सूरत हाल है उसके बाद भी मैं ये बताना पसंद करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो लॉकडाउन की पॉलिसी थी, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो बाकी रीजन में लोगों की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, तकरीबन बांग्लादेश की -16%, इंडिया की -19% और चाइना की भी -13%, साउथ कोरिया की 23.7%, तो पाकिस्तान की सिर्फ -6% एक्सपोर्ट कम हुई है। यही फायदा था उस स्मार्ट लॉकडाउन का कि हमने लोगों की जानें भी बचाई, हमने मार्च भी चलने दिया, एक्सपोर्ट में भी उतनी कमी नहीं आई, तो कमी बाकी रीजन के ममालिक में आई। तो सर यही फर्क है हमारी हुकूमत में और पहली हुकूमत में। थैंक यू सर। साजिदा बेगम सप्लीमेंट्री प्लीज। ओके, शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरे कुछ पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा से क्वेश्चन है कि पिछले 18 साल से रशिया के साथ थोड़ा सा एक इशू था बिजनेस कम्युनिटी का और वहाँ और हमारा उसके साथ ट्रेड नहीं हो रहा था, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन नहीं लिया। ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि वो इशू सॉल्व हो गया। और अभी हमारा क्या स्टेटस है कि रशिया के साथ हमारा कब तक FTA साइन होगा और हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा? वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है और हमारा ट्रेड उसके साथ बहुत बेहतर हो सकता है। जी
जी आलिया हमजा मैडम प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। आई विल हाईली अप्रिशिएट कि इनकी इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में बहुत एक्यूरेट है। एक मसला जो मेरे ख्याल में बहुत ही पुराना मसला था, कुछ डेकेड्स से भी ज़्यादा पुराना मसला था, वो दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एफर्ट की वजह से रशिया के साथ रिजॉल्व हो गया है। उनके मिनिस्टर आए थे कॉमर्स यहाँ पर, सारी नेगोशिएशन हुई है, हम उसको एग्रीमेंट की फॉर्म में हमने करके वी आर क्लियरिंग द होल थिंग एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड के रशिया के साथ जो हमारी ट्रेड बंद हो चुकी थी, नाउ वी आर मूविंग अहेड। सर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे सबको पता है कि कोविड की वजह से कुछ चीज़ें हैं, बट इसका जो भी अपडेटेड स्टेटस है आई विल जस्ट गिव इट टू और ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर मोहम्मद अफजल कोकर साहब। अफजल कोकर साहब नॉट प्रेजेंट। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब नॉट प्रेजेंट। मुहतरमा नुज़हत पठान मैडम नॉट प्रेजेंट। जनाब अली गौर खान नॉट प्रेजेंट। जनाब नवीद आमिर जीवा नॉट प्रेजेंट। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैंने सवाल किया था कि रोज़ाना अशिया खुदनोश की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या मेकनिज़म बनाया जा रहा है, क्या पार्लिमानी कमेटी इसलिए तश्कील दी जा रही या नहीं। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो ये है कि अभी तक जो कमेटी है अशिया खुदनोश कंट्रोल करने के लिए, उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है, नंबर एक। वाकई मार्केट में अशिया खुदनोश की कीमतें मुस्तहकम हैं। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इन्होंने एक वजह यह भी बताया है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमने यूटिलिटी स्टोर मज़ीद हम खोल रहे हैं, इसमें हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं। तो उसमें मेरा ज़रूरी सवाल यह है कि क्या चित्राल में जो यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए हैं या दूर दराज इलाके हैं, वो लोग एक इलाके से दूसरे इलाके को नहीं जा सकते, वहाँ कितने यूटिलिटी स्टोर जो पुराने हैं उनको खोला जा रहा है और नए कितने उनको दी जा रही है। जी ज़ैन कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। चित्राली साहब सर पूछ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स का, जो इनका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का नहीं पूछा, तो मैं इनको डिटेल जो है प्रोवाइड कर दूंगा कि चित्राल में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं और गिरदोनवा में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं और कितने दूर है। क्वेश्चन इन्होंने प्राइस से किया था, अगर कोई और सप्लीमेंट्री जी मुराद उसका क्या है? मुराद सिंह। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, ये चतराली साहब का सवाल है कि कितने नए यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का इरादा है और पुराने के बारे में सवाल किया था। मैं इस हाउस को बताना चलूँ कि अभी जो मंजूरी हुई है पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज़्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का क़याम होगा और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म के नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्जे भी दिए जाएंगे और हुकूमत उसमें इमदाद करेंगे, वो अपना बिजनेस मॉडल लेके आएंगे। लेकिन उसमें 50,000 जो है वो यूटिलिटी स्टोर का भी क़याम होगा, जिसका ऐलान भी हो चुका है और जिसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। मौलाना अब्दुल वासी साहब। मौलाना अब्दुल वासी। मैं कहूँगी मौलाना ये शाजिया मुझे दे दें जी, मैं चित्राल के हवाले से। तो आपने तो वो नहीं दबाया मैडम, आपका वो नहीं है जी। अली वजीर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सवाल ये है कि जो जमशुदा अजला है कबायली इलाके, एक्स कबायली इलाके, उनके लिए यूटिलिटी स्टोर के हवाले से इनका क्या प्रोग्राम है? अभी तक कोई भी वहाँ पे, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है कि वो जम है, अभी तक यूटिलिटी स्टोर का वहाँ पे कोई प्लान नहीं बना है। तो जनाब स्पीकर, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी अर्ज किया है कि पूरे मुल्क में 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए खुल रहे हैं, तो यकीनन उसमें जो साबका फाटा के इलाके थे वो भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सलाउद्दीन साहब। जनाब सलाउद्दीन साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। जवाब 99। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। जवाब तो मौसूल ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं, मुहतरमा औरंगजेब डेटिफर है, मुहतरमा औरंगजेब साहिबा, तारा औरंगजेब साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा बड़ी एफिशिएंसी से जवाब दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 100। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मेरा ये सवाल है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा बहुत एफिशिएंसी से माशाल्लाह जवाब दे रही हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे ट्रेड शुरू ही अभी इनके दौर में हुई है। मेरा इनसे मुख्तसर सा सवाल है कि जब इनकी गवर्नमेंट आई तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था और आज क्या है, क्योंकि डॉलर की प्राइस दिन ब दिन हाई हो रही है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आ रही है। मुझे सिर्फ वो डेफिसिट का फिगर बता दें, जब इन्होंने टेक ओवर किया पाकिस्तान में गवर्नमेंट से तो वो उस वक्त क्या था और जब ये आज हैं तो क्या है। थैंक यू। जी मैडम आलिया हमजा। थैंक यू स्पीकर साहब और बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मेंबर। तारीफ़ की है या मुझे आइडिया नहीं हुआ कि या तंज किया है, बट मेरे ख्याल में तो ट्रेड अब शुरू हुई है और ट्रेड पे कंसंट्रेशन भी अब शुरू हुई है। नहीं तो जो लोग थे 23 मिलियन से 20 मिलियन पर पहुंचाने वाले ऐसा सवाल ना करते मुझसे। फिर सर आ जाए मिला क्या था और आज हम किस पर आए हैं। सर मिला जो हमें था 20 अरब का खसारा मिला था, आज 2 अरब पर वो खसारा आ गया करंट अकाउंट डिफिसिट का। तिजारती खसारा जो ये छोड़ कर गए थे ना, अगर मैं किविट के बगैर भी इनको बताऊं तो वो भी 27% कम हो चुका है। और आज ये जो एक्सपोर्ट का हमें कहते हैं और जो बार बार मैं यही कहती हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ जानें बचाई, रोजगार बचाया, मुल्क को डूबने से बचाया, मईशत को सहारा दिया, एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया और जो ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमें तोहफा देकर गए थे उसे भी कम कर दिया। और सर कुछ पूछना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। थैंक यू सर। जी किसी ने सप्लीमेंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा नुसरत वाहिद। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 101। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। सप्लीमेंट्री ये है कि कतर की जो एक्सपोर्ट है वो 35% बढ़ चुकी है। मैं ये पूछना चाहूँगी पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहिबा से कि क्या इस वक्त कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जहाँ पे कतर की में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं वो सब कुछ किया जा सकता है जो कतर के साथ हो रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि मुझे बताएं कि बाकी कंट्रीज़ के साथ आप क्या कर रहे हैं। जी प्लीज मैडम आलिया हमजा। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। जिस तरह से इन्होंने कतर का सर नोट किया है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोविड के बावजूद 35% कतर में हमारी एक्सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ा है। सर रीज़न क्या है इसका, मैं रीज़न बता देती हूँ। और ये जो ट्रेड का बैलेंस है दैट इज़ वेरी मच इन पाकिस्तान फेवर। सर रीज़न ये है कि 2011 में हमारे राइस के ऊपर बैन लग गया था कतर में और क्वालिटी इश्यूज थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजिट भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नेगोशिएशन करते रहे, हमारी कॉमर्स जो मिनिस्ट्री थी वो प्रॉपर्ली उन लोगों के साथ इंगेज रही। जिस तरह हमने रशिया का मसला सॉर्ट आउट किया इसी तरह हमने कतर के साथ भी ये मसला सॉर्ट आउट किया। और मैं ये बता दूं कि हमें पहली दफा इन 2019 दोबारा तकरीबन 4000 टन राइस का ऑर्डर मिला और अब उस राइस की क्वालिटी को देखते हुए एक दफा दोबारा दिसंबर 2019 में हमें तकरीबन 48,000 मीट्रिक टन ऑफ राइस का एक अगेन ऑर्डर मिला है। तो सर जिधर जिधर बैन लगा था, जिन लोगों के साथ नेगोशिएशंस खत्म हो चुकी थी और जहां जहां हमारे ट्रेड के रिलेशन खत्म हो रहे थे वहां पर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर साहब की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो मेहनत की वजह से दोबारा सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। रुके हुए जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं और यही चीज़ है जो हम हर जगह कर रहे हैं। थैंक यू सर। रियाज पतियाना साहब सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बार्टर सिस्टम को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, हम टोटल ट्रेड
डॉलर में कर रहे हैं, डॉलर से हटकर दीगर जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके साथ हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते और इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? थर्ड ये है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रही कि उसकी क्वालिटी इंश्योर करने की लैब भी सिरे से पाकिस्तान में नहीं है। तो क्या हुकूमत इसका इरादा रखती है? पिछले साल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, उसका जवाब आया था हम फौरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 1 साल बाद भी कैफियत वही है कि क्या गवर्नमेंट सीरियस है टू इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़। और आखिरी बात यह है कि एशियाई और पड़ोसी ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं? जी मैडम, आलिया हमजा मलिक प्लीज़। थैंक यू सर। सर ऑनरेबल मेंबर ने 3 क्वेश्चन रेज किए। पहला उन्होंने पूछा है बार्टर के लिए और दूसरी उन्होंने सजेशन दी है कि हमें करेंसी में ही दूसरे ममालिक की करना चाहिए। बहुत अच्छी सजेशन है और मेरे ख्याल में बहुत काबिल गौर सजेशन भी है। जहाँ तक बार्टर का ताल्लुक है, ईरान के साथ हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं रिगार्डिंग दिस थिंग, बिकॉज आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वहाँ के फिगर्स में, कस्टम के फिगर्स में और कॉमर्स के फिगर्स में एक चीज़ आती है जो डिफरेंस होता है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक हम बैंकिंग चैनल को प्लस हम बार्टर सिस्टम दोनों चीज़ों पर वर्कआउट कर रहे हैं। अब आ जाए सर एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट के ऊपर, तो सर यकीन माने हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों पे भी हम कंसंट्रेट करें। जिस तरह से मैंने बताया कि राइस की एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है और हमारे राइस की क्वालिटी को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ों के ऊपर हम काम करें जो पहले नहीं हो रही थी। अदर देन एग्रीकल्चर अगर मैं देखूँ तो फिश की एक्सपोर्ट पर, मीट की एक्सपोर्ट पर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं और जो भी सजेशन यहाँ पर मेरा जो भी ऑनरेबल मेंबर देता है हम उसको भी आगे मिनिस्ट्री तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा नुसरत वाहिद साहब। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 102। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, जैसा कि सर आपको पता है कि टेक्सटाइल हमारे मुल्क की बैकबोन है और जिस तरह कॉटन हमारे यहाँ बेहतरीन तैयार होती है, लेकिन पिछले अदवार में जिस तरह टेक्सटाइल मिलों को बंद किया गया, मैंने ख़ुद फैसलाबाद में जाके देखा है कि 40-40 मिल्स बंद हैं, फिर 1-2 कहीं चल रही हैं। इससे बेरोज़गारी बेइंतहा फैली। हमारा जो मटेरियल है वो चला जाता है बांग्लादेश, दुबई और इस तरह मुल्कों में और वहाँ जाके तैयार होता है। वो शर्ट जो 600 रुपये की मिलती थी वो 6000 और अब 12000 से भी कम की, इससे भी ज़्यादा की मिलती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि टेक्सटाइल जो कि हमारी इकॉनमी की बैकबोन है उसकी तरक्की के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? चलो जी जैन कुरैशी साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे आपके इल्म में है सर, इस हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करनी है ताकि हम मुल्क में तिजारत को बढ़ा सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। इन्होंने सवाल पूछा था 3 सेक्टर से मुतालिक जो कि टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री थी। आप पर्टिकुलरली टेक्सटाइल के लिए पूछ रही हैं। टेक्सटाइल के अंदर सर इस बजट के अंदर हमने जो एक बहुत बड़ा काम किया है कि कॉटन का जो सीड ऑयल केक है उस पर सेल्स टैक्स लगता था 5%, उसको हमने वेव किया है और जिसकी वजह से इंशाल्लाह हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। जो फहरिस्त है मेरे पास वो बहुत लंबी है कि इस हुकूमत ने क्या क्या इकदाम लिए हैं, बट इनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं इनको बता देता हूँ। कस्टम्स के अंदर सर एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 1600 टैरिफ लाइंस पे अबॉलिश की गई है। 2% थी, उसको हमने अब ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से सर 130 टैरिफ लाइंस ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और स्टील इंडस्ट्री से, जिनके ऊपर हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है। इसी तरीके से सर जो डाई इस्तेमाल होती है पिगमेंटेशन में और टेक्सटाइल को रंग भरने में, उसको हमने उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको 16% से 11% की है, 5% की उसमें कमी आई है। और इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में क्राफ्ट पेपर सर यूज़ होता है बोरी बनाने के लिए, जो बैग बनता है सीमेंट का, उस क्राफ्ट पेपर के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है उसको 16% से हम 3% पे ले आए हैं। इसी तरीके से सर जो सीमेंट सेक्टर है उस पर हमने बहुत सारी रिलीफ दी है। आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है और हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इस मुल्क में वो उठे, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो इस मुल्क के जो डेली वेजर है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको उठाता है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर सर हमने जो है
पिछले बजट में 19-20 के बजट में हमने कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया था, उसमें एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, इस बजट में हमने उस एडिशनल कस्टम ड्यूटी को भी 0 कर दिया। हो गई। इसी तरीके से सर स्टील सेक्टर के लिए हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल, तो आखिर में जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी हॉट रोल्ड कोल के ऊपर, उसको जनाब स्पीकर हमने 12.5% से 6% पे किया है, और दो उसमें पीसीडी कोड आते हैं 7225, 7226, इसमें 17.5% से हमने उसको 11% कर दिया है। तो ये सारे इंसेंटिव्स हमने लिए हैं इन सेक्टर्स में कॉस्ट ऑफ बिजनेस को कम करने में और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। शुक्रिया जी। खुर्शीद अहमद जुनैद साहब प्लीज। सर मैं ये पार्लियामेंट साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि इंसेंटिव जो है फॉर सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी किए, तो ये एक्सपोर्ट के लिए ख़ास करके मिडिल ईस्ट और एशिया में तो सीमेंट का एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, यूरोप में कितना जाता है? इसलिए एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के बगैर यूरोप में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो कितने ये लोग भेजते हैं, और आया वो कि यहाँ पर सिर्फ एक, जो मुझे पता है सिर्फ एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाकी दूसरे किसी को भी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो कितने टन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में? मेरे ख्याल में अगर आप ये क्वेश्चन फिर से दोहराएं, मैडम आलिया हमजा, आप मेरे ख्याल में इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये प्लीज खुर्शीद जुनैद साहब प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूरोप, वहाँ पर सीमेंट का कितना एक्सपोर्ट, कितने टन एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से? जी मैडम थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर इन्होंने पर्टिकुलरली यूरोप के बारे में पूछा है, तो यूरोप के बारे में मैं इन्हें चेक करके मिनिस्ट्री से बता दूंगी। वैसे फॉर दिस मतलब इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए पहली दफ़ा हम सीमेंट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें फिलिपीन के साथ। सो सीमेंट के लिए भी हमारी काफ़ी एफर्ट्स हो रही हैं, और अगर मुझे ये कहते हैं तो मैं इनको डेटा बता देती हूँ कि कितना सीमेंट हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी इस पिछले अरसे में कर चुके हैं। और सर टेक्सटाइल्स के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें, विद योर परमिशन, अगर मैं कुछ ऐड कर सकूं टेक्सटाइल्स में जो अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स उठाए गए हैं हमारी हुकूमत की तरफ से। सर तकरीबन पिछले 2 सालों में एक्सपोर्ट की सपोर्ट के लिए हमने 97 अरब रुपया दिया है 2 सालों में, जो 9 सालों में सिर्फ 68 अरब दिया गया था। गैस की प्राइसेस आम इंडस्ट्री से आधी मिल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाफ मिल रही है। कॉटन पे जिस तरह से मेरे ऑनरेबल MNA साहब ने बताया है, कॉटन पर हमने ड्यूटी, मशीनरी पर हमने ड्यूटी कम कर दी है। जो बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब नवीद आमिर जीवा, नॉट प्रेजेंट। जनाब नवीद आमिर जीवा साहब नॉट प्रेजेंट। सईद आगा रफीउल्लाह साहब। सर क्वेश्चन नंबर 106। आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर पाकिस्तान में कई किस्म के ड्राई फ्रूट्स पैदा करते हैं, लेकिन हम उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्या हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मसाइल हैं, और अगर कोई मसाइल है तो उसके लिए क्या हल मिनिस्ट्री सोच रही है? क्योंकि हमारे पास ड्राई फ्रूट काफ़ी मिकदार में और बड़ा अच्छा पाया जाता है। और एक सर वजीरिस्तान में जो चिलगोज़े के बागात हैं उसके ऊपर वो सब तैयार हैं, उसका भी कोई आप रूलिंग दे दें, क्योंकि वहाँ ये बहुत बड़ा इशू है जो हमारा चिलगोज़ा उतरने के लिए। मैडम आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सर इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, और मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा ये बता दूं कि इंपोर्ट में ड्राई फ्रूट्स की कमी हो रही है। और सर अगर मैं इनको एक्सपोर्ट का डेटा दे दूं तो हमारे पास जो ड्राई फ्रूट की एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन हमने अब जो हमारी हैं हम तकरीबन $34 मिलियन की ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, बट ये क्वांटिटी इतनी सब्सटैंशियल क्वांटिटी नहीं है। हमें वाकई ही मेजर्स उठाने चाहिए ताकि हम जो जिस तरह से इन्होंने चिलगोज़े की बात की और ड्राई फ्रूट्स की, पाकिस्तान एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाकर हमें ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और वी विल लुक आफ्टर दिस सजेशन एज वेल। थैंक यू सर। मिस नफीसा इनातुल्लाह खटक। नफीसा शाह।
शुक्रिया स्पीकर साहब। इस क्वेश्चन के लिए जी मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह इतनी सरखेज़ ज़मीन है और हमारे पास हर किस्म का फ्रूट है, और जो फ्रूट यहाँ जो है नहीं है हमारे पास, अगर ऑलिव की तरह इसी तरह की कोई पॉलिसी बना दी जाए और पाकिस्तान में इसकी काश्त शुरू हो जाए। मैं आपको जहाँ ये एप्रिकॉट वगैरह की बात आती है, ये हमारे पास इतना ज़्यादा है कि ये ज़मीन में गिर के ज़ाया हो रहे हैं। सिर्फ मसला ये कि हमारे पास मशीनें नहीं है जो कि इसको ड्राई करके पैकिंग करके एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर दें। तो अगर इसमें कोई इनके पास कोई है प्लान इस किस्म का कोई, ताकि हमारा खुराक ज़ाया भी ना हो और हम इसको एक्सपोर्ट में लेकर आ सके, तो इसके ऊपर अगर कोई। मैडम आलिया हमजा प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। जी सर, बिल्कुल इस चीज़ पर काम होना चाहिए और पहले भी इनके तवज्जुद से हमने मिनिस्ट्री में ऐसी चीज़ों पर काम स्टार्ट भी किया है। अब अगर मैं आ जाऊँ पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों की तरफ, तो सर हमारा फोकस है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं और उसकी क्वांटिटी भी इन्हांस हो रही है। और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं प्रॉपर उसका फिगर लेकर कि हम ड्राई फ्रूट्स के एक्सपोर्ट में कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमारा किस हद तक हम क्या क्या कर रहे हैं, तो सर मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। प्लस एक और चीज़ जो मैं आपको इसके लिए चाहिए फ्रेश क्वेश्चन डाल दे तो मैं उस पर भी इनको रिप्लाई कर दूंगी, या मैं इनके पास खुद चली जाऊँ। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रोहेल अजहर साहब, नॉट प्रेजेंट। जनाब सलाउद्दीन साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। सवाल नंबर 108। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर शुक्रिया। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो अरकान होते हैं, चार्टर अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान के जो अरकान होते हैं, उनको दी गई सज़ाओं के मुतालिक पूछा था और उसकी जवाब में बताया कमोबेश तकरीबन 19 अरकान को जो है सज़ाएँ दी गई। मैं जानना चाहता हूँ इन अरकान की जो गैर पेशावराना रवैया था उसके नुकसान की या उसकी नौइयत क्या है या उसकी तफसीलात क्या है, वो बता दी जाए, नौइयत और तफसीलात। जी मदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। 27 ऐसे मेंबरान हैं जिनको रेप्रिमांड किया गया है। उनकी जो फहरिस्त है वो हमने अटैच कर दी थी जवाब के साथ। जनाब स्पीकर, ICAP के पास 4 तरीकाकार होता है उनको रेप्रिमांड करने का। सबसे पहले तो वो उनको एक नोटिस देते हैं, नोटिस के ऊपर उनको रेप्रिमांड करते हैं विदाउट टेकिंग अ नेम। तीसरा होता है रेप्रिमांड करते हैं नाम लेके। और चौथा और सबसे भारी जो उनके पास एक उनको रेप्रिमांड करने का तरीका है, वो उनको 6 महीने के लिए डिसबार कर देते हैं, उनकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर देते हैं। तो 27 मेंबरान हैं जिनकी इन्होंने फहरिस्त मांगी थी, वो डेट वाइज इन्होंने दे दी है और सबका बता दिया कि किसको क्या। बेसिकली तो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर वो गवर्निंग बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो अगर कोई उनकी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट हो तो उसके ऊपर उनको रेप्रिमांड करती है। बाकी आपने सवाल पूछा है कि उसकी एग्जैक्ट नौयत क्या है, वो मेरे ख्याल से डिटेल्स तो शेयर नहीं करते। अगर आप चाहेंगे तो हम उनसे मजीद पूछ के आपको वो डिटेल्स भी दे देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अली वजीर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 109। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि हमने असम्बली के फॉर्म पे ये ZTBL के हवाले से सवाल उठाया था, तो मैंने 2 लेटर एक ZTBL के सदर और गवर्नर स्टेट बैंक को लिखे थे। गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से तो बहुत ही मुस्बत जवाब आया, लेकिन ZTBL के इंतज़ामिया के हवाले से वो NOC का कह रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 बैंक वहाँ साउथ वजीरिस्तान में काम कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, क्योंकि वाना एक वहाँ पे वजीरिस्तान और वाना एक ज़री इलाका है, ज़रात पे इंहिसार है, तो अगर इस हवाले से इस पे जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी होगी। जी जैन हुसैन कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर,
जो ZTBL है उसमें और बाकी बैंक्स में एक छोटा सा जो फ़र्क है वो ये है, ZTBL अपने लोन्स अपनी पासबुक के ज़रिए देता है। आपके इल्म में है कि एक्स फाटा रीजन्स जो थे वहाँ पे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी मुकम्मल नहीं था और अभी भी आज की तारीख में भी वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे ही लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड उनका कंप्लीट हो जाएगा उनकी पासबुक्स बनेंगी, उस पासबुक के एवज में उनको वहाँ पर लोन मिल सकता है। जो टांक जो है वो क्लोजेस्ट ZTBL की ब्रांच है, वो फिलहाल तो फाटा रीजन को कवर कर रही है। मैं उसका तरीकाकार थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। तरीकाकार उसका ऐसा होता है सर कि हर साल एनुअल एक्सपेंशन प्लान बनता है अक्टूबर के महीने में और उसके अंदर ZTBL देखता है कि कहाँ नई ब्रांचेस की गुंजाइश है और कहाँ वो नई ब्रांचेस बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा जोनल चीफ है DI खान का सर, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो सर्वे कर ले। इंशाल्लाह जब उनका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, वो बोर्ड के आगे पेश होगी और यकीनन जैसे लैंड रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा एक्स फाटा का जो मर्ज हो गया KPK में, इंशाल्लाह ZTBL इस इलाके के अंदर अपनी ब्रांचेस भी खोलेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अली गौहर खान सप्लीमेंट्री प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब मैं आपकी वसादत से मोहतरम पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी लैंड्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो उनको बैंक गारंटी के तौर पे सिर्फ ज़रई कर्जा जात के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर वो कोई कमर्शियल लोन लेना चाहे, कोई ज़िम्मेदार एक्सपोर्ट करना चाहे, तो उनकी बैंक गारंटी के तौर पर जो उनके ज़रई रकबे हैं उनको नहीं रखा जाता। हालांकि आपको पता है कि ये जो आजकल जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो भी मतलब है जो उनकी असेसमेंट की गई है तो वो बहुत मतलब है कि अहमियत की हामिल है और यकीनी तौर पर वो बड़ी अहम है, लेकिन जब उनको प्लज किया जाता है तो एक ज़िम्मेदार बेचारा जो छोटे ग्रोअर्स हैं जनाब स्पीकर, वो अगर बेचारा कुछ खाद के लिए लोन लेता है या वो अपना दीगर किसी काम के लिए लोन लेता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी प्लज करके और उसको बहुत थोड़ा उसकी असेसमेंट की जाती है कि हमारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो ब्यूरोक्रेसी में और इस्टेब्लिशमेंट में मुरब्बे और एकड़ भी अलॉट किए जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी दिए जाते हैं। जब नवाजने की बारी होती है तो मुरब्बे अलॉट कर दिए जाते हैं, जब जिम्मेदार को देने की बारी होती है तो उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो मैं वजाहत चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है कि इन पर कमर्शियल लोन दिया जाए और इनको हर बैंक में एज अ गारंटी इस्तेमाल किया जा सके? जैन कुरैशी साहब, एक तो ये कि इसके ऊपर हमने एग्रीकल्चर कमेटी के अंदर भी काफ़ी डिस्कशन किया था, ऐसे ही और बिल्कुल एग्रीकल्चर बैंक को जितना स्ट्रेंथन किया जाए या इसको जितना जो है ना फार्मर के लिए फ्रेंडली बनाया जाए ताकि उनको बेसिक फैसिलिटी मिले और हमारे जो है ना एग्रीकल्चर पे उसके पॉजिटिव असरात पड़े, तो इसके लिए क्या तजावीज़ है? ऑलरेडी खुद आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल रीजनेबल क्वेश्चन है और आपको देख ले उसको। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जहाँ तक तो इनका सवाल है, मैं सर इनके सवाल से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और क्योंकि मैं आपने जैसे खुद फरमाया उस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं खुद एडवोकेट करता हूँ इस चीज़ को कि जो हमारा किसान है और आपके इल्म में है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई है, उसके खर्चे पूरे नहीं होते, उसकी ज़मीन के इल्ज में जिसकी वैल्यू उसके लिए गए लोन से कहीं ज़्यादा होती है, उसको वो रेट या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो कमर्शियल एंटिटीज़ को मिलती है। तो इसके ऊपर ना सिर्फ हम गौर कर रहे हैं, हम आपके साथ आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, एग्री करते हैं। जनाब स्पीकर, आप उस कमेटी को खुद चेयर करते हैं और आपका खुद भी ज़ाती इंटरेस्ट इसके अंदर है, तो मैं तो इन प्रिंसिपल इनकी बात से एग्री करता हूं और हमारे मुल्क के किसान को वही दर्जा, वही इज्जत और वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो किसी कमर्शियल एंटिटी को मिलती है। इसके फजल खान को देता हूं, इसके बाद फजल खान प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो क्वेश्चन हमारे भाई ने उठाया है, इस पे सबसे पहले मैंने यही असेंबली फ्लोर पे भी बात की थी और एग्रीकल्चर कमेटी जो आपने बनाई है तो उस पर भी बात हुई थी, वो तो जैन साहब ने बात ख़त्म कर दी कि उस पर वो गौर हो रहा है। एक सर मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, ग्रीन लैंड्स जो है एग्रीकल्चर लैंड्स,
मैं अपनी जिले की बात करूंगा। हाउसिंग कॉलोनीज बन रही है, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होने जा रहा है। तो इस पे हम लोग कब एक्शन लेंगे ताकि मैंने बात की, मैं एक इस पे प्रपोजल दूंगा पूरे हाउस को कि ये बिल्कुल सीरियस मसला है कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तेजी से खत्म हो रही है। अगर ये हाउस एग्री करती है तो हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन पे मूव कर सकते हैं कि हम जो है ना कम से कम अपने एग्रीकल्चर लैंड को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर ले और पूरी हाउस से मंडे को या ट्यूसडे को जो भी दिन होगा हम इसको पास करें ताकि कंसेंसस से हो जाए। ख्वाजा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़? जनाब स्पीकर, बड़ी अच्छी आपने अभी तजवीज़ दी है। मैं ज़रा ऐड करना चाहता हूँ, ये इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है उसमें सर ये एक मुसलमा हकीकत है कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तानियों को मिली हुई है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी के लिए एम्प्लॉयड हैं, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में मिली हुई है। और हमारा एक जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से आता है और ट्रेडिशनली जो है वो इस तरह का सिलसिला चलता है। ये एडीबी की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की। आप सर अगर कंपैरिजन करें कि एग्रीकल्चर बैंक के राइट ऑफ्स उनकी वॉल्यूम जो है और उसके मुकाबले में जो कमर्शियल लोन्स या इंडस्ट्रियल लोन्स या प्रोजेक्ट लोन्स जो हैं हमारे दूसरे बैंकों ने दिए हुए हैं उनके राइट ऑफ्स, सर जमीन आसमान का फर्क होगा। आप लैंड रेवेन्यू के तौर के ऊपर जो है वसूल कर लेते हैं किसान से जो है जो उसने लोन लिया होगा। जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उसकी ज़मीन से कई गुना जो है ना ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है। और वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है एक साहूकार की तरह जो है उसको ज़मीन को जो है काबज़ हो जाता है या उसके ऊपर जो है वो उसको कुर्क कर लेता है। ये इम्बैलेंस जो है बेसिकली हमारी जो स्क्रूड अप प्रायोरिटीज़ हैं उनको ये एक्सप्लेन करता है। हमारी जो सारी की सारी जो तरजीहात हैं वो सारी की सारी गलत है। अगर आप इस सेक्टर को पेट्रनाइज करें, हुकूमत जो है फुल फोर्स के ऊपर सारी हुकूमतें जो माजी की और आने वाली हुकूमतें जो हैं इसको करें तो ये हमारा पेट कौम का पेट पाल सकता है। ये सेक्टर दूसरे सेक्टर जो है इतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितने ये सेक्टर परफॉर्म। ख्वाजा साहब आप एक मेहरबानी करें कि एक रिटन में मुझे दे दे, मैं इसको स्पेशल कमेटी में रेफर करता हूँ ताकि हम इसको डिटेल डिस्कस कर लें कि किस तरह हम इसकी लिए जो है अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपना इनपुट दे देते हैं प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जैन कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम इनकी एक एक बात की तायीद करते हैं और अगर ये अपने इनपुट देते हैं तो स्पेशल कमेटी में उसको लाया जाए जैसे ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। और मैंने खुद पहले कहा है ये सर एक बड़ा दरीना मुतालबा है पाकिस्तान के किसान का और उनको भी वही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो किसी और सेक्टर को मिलती है। थैंक यू। इसको कमेटी में ले आए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब जेम्स इकबाल साहब, नॉट प्रेजेंट। इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन नंबर 11111 और क्वेश्चन था सर मेरा जो मौजूदा वबाई सूरत-ए-हाल। आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन जो मौजूदा वबाई सूरत-ए-हाल थी उसके बारे में उसके लिए किए गए इकदाम के हवाले से था। यकीनन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम भी किए, जैसे जो NCC नेशनल कौमी राब्ता कमेटी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो बनाया उसके तहत जो फैसले हुए ज़ाहिर है कहीं अमल हुआ कहीं नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद आज हम इस वबा से निमटने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। फिर दूसरे मेरे सवाल का जो हिस्सा था वो ये था कि हैदराबाद में क्या सामान तकसीम किया गया। उसमें सर जो मुझे लिस्ट दी गई है इतनी मोटी, स्पीकर साहब प्लीज, मुझे जो लिस्ट फराहम की गई उस लिस्ट में जिस तरह तफसील दी गई है, मैं अगर नाम पढ़ूंगा तो शायद उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा
लेकिन हम ये जो कहते रहे कि सामान बाद में आया, बाज़ारों में कैसे बिकता रहा, किट्स हैं, मास्क हैं, आम आदमियों को, मरीजों को, या जो फर्स्ट डिफेंस लाइन थे डॉक्टर्स, उनको नहीं मिल रही थी और ऐसे लोगों को तकसीम किया जा रहा था कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। और देखिए दिए भी कैसे गए, किसी को 4 मास्क दिए गए, किसी को 5 दिए गए, किसी को 10 एप्रन दे दिए गए, किसी को हिफाजती सामान दे दिया गया। तो क्या हम किसी इदारे से पूछने के ये हमारे पास नहीं है कि हम उनसे पूछें कि आपने ये सामान क्यों, कैसे तकसीम किया? होना तो ये चाहिए था इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सेंटर से की जाती कि सब लोग मुस्तफीद होते। उसके बजाय इस लिस्ट के मुताबिक ऐसे लोगों को दिया गया कि जिनको नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके लिए सर मेरा सवाल है। बाबर रहमान साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सच ना छुपाएं। अगर आप समझते हैं किसी नाहक को मिला है कोई, तो उसकी तफसील फराम करें ताकि वहाँ सामान बांटने वालों के खिलाफ एक्शन ले सके। 2 इदारे, NCOC और उसके अलावा NCC। लेकिन जो इन इदारों का फीडबैक है लिखा हुआ भी, उसके मुताबिक जो जायज़ हकदार लोग थे, एक क्राइटेरिया के ऊपर उनके पास सामान गया है, इसलिए दिस क्वेरी लुक्स मिसप्लेस्ड एट लीस्ट। जी नहीं, मैं जो शाहिदा रहमानी, मिस शाहिदा रहमानी प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि NDMA के चेयरमैन ने कोर्ट में ये एडमिट किया कि एक पेशेंट पे 25 लाख रुपए खर्च हुए। वो किन पेशेंट्स पे खर्च हुए? क्योंकि जहाँ तो इंजेक्शंस भी नहीं मिल रहे थे लोगों को, और इंजेक्शन भी जो है NDMA ने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को प्रोवाइड किए। तो अगर गवर्नमेंट की ये कारकर्दगी थी तो लोग मैंने कई अपने पार्लियामेंटेरियंस को देखा कि जो इंजेक्शंस के लिए जिनकी फैमिली मुतासिर थे वो परेशान थे, या गवर्नमेंट ने इंजेक्शंस और तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, और आप ये कह रहे हैं कि इतना खर्च हुआ, तो 25 लाख रुपए एक पेशेंट पे कैसे खर्च हुए? जी बाबर रहमान साहब प्लीज। देखिए, इस सवाल में कोई NDMA के चेयरमैन के किसी बयान का हवाला नहीं है। अगर कोई उनका बयान ऐसा है तो उस पर नया सवाल ले आइए, हम पूछ के बता देंगे वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब इनको दरकार है। जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अली वजीर साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सवाल तो एक ज़री तरक्याती बैंक के कर्जों के हवाले से। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन 113। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। तो ज़री तरक्याती बैंक के कर्जों किसानों को कर्जों के हवाले से है। और दूसरी बात जो कुरैशी साहब ने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू के हवाले से जो अभी तक वहाँ पे काम शुरू नहीं है, न वहाँ पे इसके हवाले से कोई मंसूबा है, तो कोई ऐसा मुतबादिल तरीका इख्तियार कर ले कि वहाँ के जो जमशुदा अजला है उनको कर्जा ज़र बैंक के हवाले से, जहाँ पर इन्होंने टांग का हवाला दिया तो टांग वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो किस तरह एक वहाँ के किसान को ये मुमकिन होगा कि ये टांग जाएंगे? वो लैंड रेवेन्यू के हवाले से उनके पास कोई वो नहीं है, तो ऐसा श्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए ताकि वो श्योरिटी दे के कर्जा हासिल कर सके। शुक्रिया। ज़ैन कुरैशी साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने सर जैसे अर्ज किया कि क्योंकि एक्स फाटा के अजला जो हैं अब KPK में मर्ज हुए हैं, तो उधर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का काम तो चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे कि काम नहीं हो रहा, वो हो रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा उसकी बेसिस के ऊपर पासबुक्स बनेंगी। ये कह रहे हैं कि मुतबादिल, उसका मुतबादिल बिल्कुल मौजूद है। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ खैबर जो है, जिसकी ब्रांचेस एक्स फाटा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो बैंक ऑफ खैबर जो है सर वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है फार्मर्स को वहाँ पर। तो ये बैंक ऑफ खैबर से भी उस हद तक रुजू कर सकते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन गारंटी के ऊपर, जिसके लिए इनको पासबुक की ज़रूरत नहीं होगी, तो लैंड गारंटी के ऊपर उससे वो लोन हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, जब लैंड रेवेन्यू इंशाल्लाह रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा इन मर्ज इलाकों का, तो इंशाल्लाह ZTBL की भी वहाँ पर ब्रांचेस बनेंगी और ZTBL के लोन से भी वो मुस्तफीद हो सकेंगे। शुक्रिया। शहीद नवीद कमर साहब प्लीज, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर मेरा सवाल ऑनरेबल पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब से ये है कि जो लोनिंग कर रही है ZTBL, उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में
कितना एब्सोल्यूट अमाउंट में और परसेंटेज में ये बताएं कि कितने न्यू लोनीज जो हुआ नॉट प्रीवियसली लोनीज ऑफ ZTPL, कितने नए उन्होंने ऐड किए हैं, अमाउंट क्या है और परसेंटेज क्या है? जी प्लीज, जैन कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर पूछना चाह रहे हैं कि नए लोन इस साल नए कितने लोन दिए हैं। मैं इंशाल्लाह उसका कंप्लीट डेटा लेके इनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 115। आंसर बी टेकन एज अ सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा से ये सवाल है कि इन्होंने आंसर में बताया कि डिस्प्ले गैलरी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को बहुत बेनिफिट होगा और उन्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये डिस्प्ले गैलरी का क़याम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? और इसके बाद ये बताया जाए कि वहाँ जो कमर्शियल काउंसलर हैं हमारे, वो यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कुछ बताते हैं कि सऊदी अरेबिया में किन चीज़ों की डिमांड है, ताकि उसके मुताबिक यहाँ के लोग भी काम कर सकें। थैंक यू। जी, मैडम आलिया हमजा प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स, सर इन्होंने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है इसलिए कि पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि हम जो डिस्प्ले गैलरी एक वहाँ पर बना रहे हैं जहाँ पर हमारे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकेंगे। सर टाइमलाइन इसकी नहीं आई है, बट ये इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। जैसे ही टाइमलाइन आएगी मैं यहाँ ऐवान में वो दे दूँगी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ट्रेड काउंसलर के उससे की है, तो पहली दफ़ा हमने ऐसा किया है कि हमने रियाज के अंदर अपने ट्रेड मिशन को अपग्रेड किया है। आज तक वहाँ सिर्फ 18th ग्रेड के ऑफिसर होते थे, अब 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि सऊदीया के साथ हमारा जो ग्रोथ जा रहा है दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तकरीबन कोविड के बावजूद 30% ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस ऐवान में बताना चाहूँगी, हमें जो सऊदीया के साथ एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आता था, हम वहाँ पर अपना मीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, और वो जो बेसिक प्रॉब्लम था हमारा उनका फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ हमारी जिसे कहे सर्टिफिकेशन नहीं हो सकती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की कोशिशों से तकरीबन 6 कंपनीज की वहाँ सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और सर मैं थोड़ी सी डिटेल्स इस केस में बता दूं कि हमारी जो मीट की प्रिपरेशन है, जो पहले जो लास्ट ईयर 2018 में तकरीबन 65,000 थी, अब वो 83,000 टन्स के ऊपर पहुंच चुकी है, और क्वांटिटी और जो वैल्यू है दोनों में इंक्रीज हो चुका है। और इसके अलावा जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था अगेन जब क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर विजिट किया था 2019 में, तो 300 बिजनेस डेलीगेशंस उनके साथ आए थे, और उसके बाद हमारी ट्रेड एक्सपैंड जिसे कह ले कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। थैंक यू सर। अली गौर खान सप्लीमेंट्री प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं स्पेशली फैसलाबाद टेक्सटाइल के हवाला से आपको पता है कि ख़ास अहमियत रखता है, और आपको पता है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, चूँकि टेक्सटाइल रिलेटेड है कॉटन से, तो हमारी इनपुट्स बड़ी महंगी हो गई, खादें महंगी हो गई, बीज महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई, और यही रॉ मटेरियल जो है आगे धागा बना रहा है, सूतर बना रहा है, कपड़ा बन रहा है। तो जनाबे स्पीकर, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, स्पेशली जो हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स थे, उनमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी हैं जिनके अरबों के लिहाज मतलब है अरबों रुपए में लोन है, जो कि उन्होंने कमर्शियल लोन लिए हुए हैं मुख्तलिफ बैंकों से। और जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है तो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल रुक गई हैं, और उन पर मार्कअप पड़ते गए, और आगे से उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। इसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है? क्या कोई बेल आउट पैकेज है इनके पास एक्सपोर्टर्स के लिए, कि जो उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं तो वो उनके लोन्स के ऊपर मार्कअप ना पड़े या ज़्यादा मार्कअप ना हो,
उसमें कोई गवर्नमेंट क्या बेल आउट पैकेज देना चाहती है। और बिलखसूस क्योंकि ये सिलसिला सर ये सिलसिला जुड़ा हुआ है ग्रोअर के साथ, तो साथ हमें ग्रोअर को भी जो है वो भी को बेल आउट पैकेज देना पड़ेगा। जो बिजली के रेट हमने डबल कर दिए, जो खादों के रेट हमने बढ़ा दिए, इनपुट्स बढ़ा दिए, तो ये लिंक करता है उसके लिए कोई गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है तो बताएं। आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया और मुझे मौका मिला कि मैं बता सकूं कि टेक्सटाइल के लिए हमारी हुकूमत ने क्या क्या किया है। सर गैस की जो नॉर्मल प्राइस होती है इंडस्ट्री के लिए वो तकरीबन 1021 रुपये होती है, टेक्सटाइल्स के लिए वो 786 MMBTU है। RLNG की जो प्राइस होती है नॉर्मली 9 से 12 डॉलर की होती है और यहाँ पर टेक्सटाइल्स के लिए 6.5 डॉलर की है। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली टैक्स ऐड करके 20 रुपए की पड़ती है, टेक्सटाइल्स के लिए 12 रुपए की है। सर तोरकम बॉर्डर के ऊपर हमने इंपोर्ट ऑफ कॉटन जिस तरह से इन्होंने बताया हमने उसको अलाउ किया। रेगुलरिटीज ड्यूटीज जो हमारी थी हमने उनको कॉटन पे विड्रॉ किया। और सर सबसे जो बड़ी चीज जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमने 17 बिलियन तब तक हम रिलीज कर चुके थे और इन 4 महीनों में हमने सपोर्ट फंड के अंदर ताकि उनको सपोर्ट स्कीम्स दी गई वो अपनी एक्सपोर्ट को इन्हांस कर सके। अगर किसी के ऑर्डर्स में इशू है तो हमने तकरीबन 34 बिलियन रिलीज किया। अगेन जो बड़ा फिगर मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ 9 सालों में 68 बिलियन सपोर्ट फंड में दिया गया और हमने 2 सालों में 97 बिलियन दिया। तो सर और मार्कअप जो आम उसके लिए अब तो खैर वो कम हो गया 13% था, हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट फाइनेंस में 5% और 3% दिया और इसी तरह मशीनरी के ऊपर हमने ड्यूटी माफ की। अब आ जाए सर कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सर उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब हमारे फिगर्स आए तकरीबन फरवरी तक और उसके बाद आपको याद है कि हमें कुछ अरसे के लिए तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन में जाकर एक शिफ्ट चलानी पड़ी, तो तब तक हमारा जो निटवेयर गारमेंट्स थे वो क्वांटिटी में 7.8% इंक्रीज कर चुके थे, वोवन गारमेंट्स 15% और बेडवेयर 4% इंक्रीज हो चुके थे। तो सर हमारी पूरी कमिटमेंट है कि टेक्सटाइल जो बैकबोन है हमने उसको आगे लेकर जाना है। थैंक यू सर।